गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की। और अब तक राजस्थान के जो मुख्य मुख्य दुर्ग है उनके ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं। जैसे अपन बात करें तो चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, आमेर के किला, ये राजस्थान के सर्वाधिक प्रमुख और प्रसिद्ध किलों में आते हैं। इसके अलावा कुंभलगढ़ का दुर्ग, अचलगढ़ का दुर्ग और तारागढ़ अजमेर का दुर्ग, गागरोन का किला, सिवाना का दुर्ग, जालोर का किला आदि जो अन्य दुर्ग हैं इनके ऊपर भी अपन चर्चा कर चुके हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि राजस्थान में पग पग पर आपको विभिन्न प्रकार के दुर्ग, किले, गढ़ आदि देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देशी रियासतों के समय न केवल देशी रियासतों के शासकों ने बल्कि उनके अधीन जो विभिन्न प्रकार के सामंत, ठिकानेदार आदि हुआ करते थे, उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्रों में छोटे मोटे दुर्गों का, किलों का, गढ़ों का निर्माण किया। मेवाड़ में जो दुर्ग है उन दुर्गों के बारे में तो ये कहा जाता है कि मेवाड़ में स्थित दुर्गों में 32 दुर्गों का निर्माण तो अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। और ये भी कहा जाता है राजस्थान के स्थापत्य कला के इतिहास में महाराणा कुंभा का जो काल है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। महाराणा कुंभा को दुर्ग निर्माण में और स्थापत्य कला के निर्माण में गहरी रुचि थी और इसका परिणाम मेवाड़ में जगह जगह फैले विभिन्न प्रकार के दुर्ग। राजस्थान में जो ठिकाने हुआ करते थे उन ठिकानेदारों ने भी अपने स्तर पर अपने अपने दुर्गों का निर्माण करवाया। जैसे राजस्थान में नागौर जिले में एक दुर्ग है, कुचामन का दुर्ग, जो ठिकाने के किलों में, दुर्गों में ठिकानेदारों का सिरमौर कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि राजस्थान के दुर्गों में चित्तौड़ को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान में गिरिदुर्ग प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। गिरिदुर्ग का मतलब जो पहाड़ों पर स्थित है, क्योंकि राजस्थान में बहुत लंबी चौड़ी अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है और राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी अरावली पर्वत श्रृंखला या उसी के अधीन जो विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी पहाड़ियां हैं उनके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। कुंभलगढ़ का दुर्ग तो ऐसा दुर्ग है जो आपको दूर से नजर भी नहीं आता। और जहाँ तक बात रणथंभौर के दुर्ग की है, वहाँ पर 2 पर्वत श्रृंखलाएं आकर एक साथ मिलती है, विंध्याचल और अरावली, और दोनों के संधि स्थल पर बना है रणथंभौर का ऐतिहासिक दुर्ग। और रणथंभौर का दुर्ग तो जैसा कि अबुल फजल कहता है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। चारों तरफ से कंटीली झाड़ियों से, जंगल से, पहाड़ों से घिरा हुआ दुर्ग। और जैसलमेर का दुर्ग एक अलग ही कहानी कहता है। रेगिस्तान में इस प्रकार से दुर्ग स्थित है जैसे लगता है कि रेगिस्तान में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा। क्योंकि राजस्थान में बहुत लंबे चौड़े भूभाग पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है और इस मरुस्थल में भी बहुत सारे दुर्ग स्थित है, जैसे बीकानेर, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ आदि जो प्रमुख दुर्ग है वो राजस्थान के इसी मरुस्थल पर फैले हुए। यहाँ पर या तो छोटी मोटी पहाड़ियाँ थी उनके ऊपर ये दुर्ग बनाए गए या रेगिस्तान में ये दुर्ग खड़े। और इसी श्रृंखला में आज अपन आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे कुछ और प्रमुख दुर्गों की। आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये जो अपन एक श्रृंखला चल रहे हैं दुर्गों की, इनके बारे में निश्चित रूप से राजस्थान में होने वाला कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें प्रश्न पूछा नहीं जाता हो। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है। सब में दुर्गों के बारे में एक आधा क्वेश्चन अवश्य आता है। अभी जो हाल ही में जो रीट संपन्न हुई थी उसमें भी राजस्थान के दुर्गों के बारे में प्रश्न पूछे गए। इसलिए आप इनको कमज़ोर ना समझें, आप इनको ऐसे हल्के में ना लें। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इनका भी गहराई से अध्ययन आवश्यक है और मुख्य रूप से जो इनकी चीज़ें हैं उन पर फोकस करना है। और इसी को अपन यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनको हम शामिल करें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आज जो अपन शुरू करेंगे वो है नागौर दुर्ग। नागौर में स्थित
स्थल दुर्ग, यानी कि नागौर कोई पहाड़ी इलाका नहीं, और नागौर प्रॉपर जो देखा जाए उसमें एक ठीक बाजार के बीच में स्थित है ये नागौर का स्थल दुर्ग, जो भूमि पर स्थित है और भूमि से ही गिरा हुआ है। चूँकि नागौर जो इलाका है वो एक प्रकार से मरुस्थल में ही आता है, और मरुस्थल के होने के कारण से हम इसको मरुस्थलीय दुर्ग भी कह सकते हैं और स्थल दुर्ग भी कह सकते हैं। इसका जो प्राचीन नाम था वो अहिच्छत्रगढ़ था। इसको नागदुर्ग भी कहा जाता है, नागाना दुर्ग भी कहा जाता है। अहिच्छत्रगढ़ इसलिए कहा जाता है कि जो प्रारंभिक चौहान शासकों की राजधानी हुआ करती थी, जिसको अहिच्छत्रपुर कहा जाता था, और इसी अहिच्छत्रपुर का आज नाम नागौर है। तो प्राचीन अहिच्छत्रपुर, वहाँ पर स्थित ये दुर्ग, और इसी अहिच्छत्रपुर के नाम से इसको अहिच्छत्रगढ़ कहा गया, और आज हम इसको नागौर के नाम से जानते हैं। तो नागौर में स्थित ये जो स्थल दुर्ग है इसको अहिच्छत्रगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, नागदुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, और नागाना दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1211 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास द्वारा करवाया गया था। हम ये जानते हैं कि अजमेर में चौहानों का साम्राज्य रहा था। 1192 ईस्वी के जो तराइन का युद्ध हुआ था, उस तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात चौहानों की अजमेर शाखा का अंत हो जाता है, और पृथ्वीराज चौहान के पिता हुआ करते थे सोमेश्वर, और उन सोमेश्वर का एक सामंत हुआ करता था केमास नाम का, जो नागौर में शासन करता था। यानी कि जो नागौर रियासत थी या नागौर का जो शासन था वो चौहानों के अधीन था, अजमेर के या शाकंभरी के चौहान उनके अधीन था, और उनका ये सामंतीय राज्य था, और इस सामंतीय राज्य पर सामंत हुआ करता था केमास, और उस केमास के द्वारा 1211 ईस्वी में नागौर के इस स्थल दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जिसे अहिच्छत्रगढ़ के नाम से जाना गया। इस दुर्ग पर चलाए गए तोप के गोले दुर्ग परिसर को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते थे। ये एक विशेष बात है। देखिए, आप थोड़ा सा अंतर कीजिएगा। भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है उसकी जो प्राचीर है, यानी कि जो दीवार है, वो मिट्टी से बनी हुई, अगर उसमें कोई तोप का गोला दागा भी जाता तो वो मिट्टी में धंस जाता था। और नागौर दुर्ग के पास ये बात है कि ये स्थल दुर्ग है, निचाई पर स्थित है, और निचाई पर स्थित होने के कारण से इसके ऊपर जो भी तोप के गोले दागे जाते थे वो दुर्ग पर नहीं गिरते थे, बल्कि दुर्ग को पार करते हुए उसके ऊपर से निकल जाते थे। यानी कि तोप के गोले दुर्ग परिसर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते थे, और बिना नुकसान पहुंचाए वो ऊपर से निकल जाते थे। इसीलिए नागौर के इस दुर्ग में आपको किसी भी प्रकार के आक्रमण के अवशेष देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि आक्रमण अगर होता था तो इसके ऊपर से गोले निकल जाते थे, कभी इसको आक्रमण की वजह से नुकसान नहीं पहुंचा। यूनेस्को ने अच्छे रख रखाव हेतु 2004 में इस दुर्ग को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया। ये तथ्य याद रखिएगा। यूनेस्को ने नागौर दुर्ग या नागाना दुर्ग को 2004 ईस्वी में एक पुरस्कार दिया था। वो पुरस्कार था अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, और ये पुरस्कार दिया गया इसको अच्छे रख रखाव के कारण से 2004 में यूनेस्को के द्वारा। हम ये जानते हैं कि यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, उसके द्वारा विश्व में सांस्कृतिक और धरोहरों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है, और इसी प्रयास की श्रेणी में ये विभिन्न स्थलों को संरक्षित घोषित करता है। यहाँ पर नागौर के इस किले को एक्सीलेंस का अवार्ड दिया गया अच्छे रख रखाव हेतु। वीर अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाएं इस दुर्ग के साथ जुड़ी हुई। अमर सिंह राठौड़, हमें याद होगा अगर आपने थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो जोधपुर के मारवाड़ों का इतिहास का अध्ययन अपन ने किया था। वहाँ पर जोधपुर के राठौड़ वंश का एक वीर व्यक्ति हुआ जिसका नाम वीर अमर सिंह राठौड़ था, और यही अमर सिंह राठौड़ नागौर में आकर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। चूँकि जोधपुर के शासक इसके जो पिता थे उन्होंने अमर सिंह राठौड़ पर विश्वास नहीं जताया और अमर सिंह राठौड़ को निष्कासित कर दिया था, और उसके पश्चात अमर सिंह राठौड़ वहाँ से निकलकर नागौर आए, और नागौर में इन्होंने अपनी रियासत की स्थापना की, अपने साम्राज्य की स्थापना की, और नागौर का कण कण वीर अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाओं से गूंजता है। आपको यह भी याद होगा कि जब शाहजहां मुगल सम्राट हुआ करते थे तो शाहजहां के साले सलावत खां को भरे दरबार में अमर सिंह राठौड़ ने अपने कटार से मार गिराया था।
मारने का कारण यह था कि इस दरबार में सलावत खान ने अमर सिंह राठौड़ को भरे दरबार में गंवार संबोधित कर दिया था, गंवार कह दिया था, और इसे इतने क्षुब्ध हुए कि अमर सिंह राठौड़ ने इस भरे दरबार में शाहजहां के सामने शाहजहां के साले का वध कर दिया था। इसलिए नागौर में जहाँ कहीं पर भी जाएंगे अमर सिंह राठौड़ की गाथाएं आपको सुनने को मिलेगी। और ठीक नागौर में ही अमर सिंह राठौड़ की एक प्राचीन छतरी भी स्थित है और आज भी अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में देखी जा सकती है। अकबर के नवरत्नों में शामिल फैजी और अबुल फजल की ये जन्म स्थली है, जिससे मुगल सम्राट अकबर का नाम हम सुनते हैं और उनके बारे में उसके नवरत्नों की कहानी हम सुनते हैं कि उसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। उन 9 रत्नों में शामिल 2 व्यक्ति, एक फैजी और एक अबुल फजल, इन दोनों का जन्म नागौर में हुआ था, यानी कि इन दोनों की जन्म स्थली नागौर है। ये तथ्य भी याद रखिएगा, कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अकबर के नवरत्नों में शामिल 2 व्यक्ति फैजी और अबुल फजल का जन्म नागौर में हुआ था। ये देखिए नागौर का किला, ये प्राचीन किला है। आपको याद होगा एक बार ऐतिहासिक दरबार भी नागौर में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा लगाया गया था। ये वही स्थल है जहाँ पर अकबर ने अपना दरबार लगाया था। ये सामने जो आप चौक देख रहे हैं, इस चौक पर ही अकबर का दरबार लगा था। अगला है जयगढ़ दुर्ग, जयपुर। जयपुर में स्थित गिरि दुर्ग, और इसका निर्माण करवाया था महाराजा मानसिंह प्रथम ने गिरि दुर्गों की श्रेणी में। अपन ने इससे पहले भी बात की थी जयपुर में ही स्थित दुर्गों की, जिसमें एक दुर्ग का नाम आया था आमेर। हमने आमेर के किले के इतिहास के बारे में चर्चा की, और आज अपन आमेर के पास ही, आमेर के ऊपर स्थित जयगढ़ दुर्ग की बात करेंगे। जयगढ़ जो जयपुर में गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। हालांकि जो आमेर है, आमेर का जो किला है, हम उसको इस स्थिति में रख सकते हैं कि ना तो वो पूरी तरह से गिरि दुर्ग है, ना ही वो पूरी तरह से स्थल दुर्ग है। एक ऊंचे टीले पर स्थित है आमेर का किला, और उसके ऊपर जो पहाड़ी है, आमेर के ठीक पीछे जो पहाड़ी है, उसके ऊपर स्थित है जयगढ़ का दुर्ग। और जयगढ़ दुर्ग के भीतर बहुत सारी सुरंगें हैं, और उन्हीं सुरंगों में से आने जाने का रास्ता था आमेर के किले में। तो जयगढ़ दुर्ग जो है वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि जयगढ़ जयपुर में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, और इसका निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यह दुर्ग गुप्त सुरंगों के कारण रहस्यमयी दुर्ग कहलाता था। हालांकि आज इन सुरंगों को बंद कर दिया गया है, लेकिन पहले जब यहाँ पर रियासत काल हुआ करता था, जयगढ़ दुर्ग से पता नहीं कहाँ कहाँ तक सुरंगें निकलती थी। एक सुरंग आमेर दुर्ग में आती थी, एक सुरंग बाद में नाहरगढ़ का जो दुर्ग बना था वहाँ तक गई थी, और भी अन्य सुरंगें जयपुर से बाहर निकलने के लिए बनाई गई थी। ये आकस्मिक परिस्थितियों में इन सुरंगों का इस्तेमाल किया जा सके और शासक सुरक्षित इन सुरंगों के माध्यम से बाहर निकल सके, इसके लिए ये सुरंगें बनाई गई थी। आपको ये भी बता दें कि इन्हीं सुरंगों के बीच में ऐसा कहा जाता था कि जयपुर शासकों का सारा जो खजाना है वो इन्हीं सुरंगों के बीच में कहीं पर स्थित है, ऐसा माना जाता था। रियासत काल में किले के भीतर राजनीतिक कैदियों को रखने व खजाने को रखने के काम में लिया जाता है। मुख्य रूप से जो जयगढ़ का दुर्ग है वो एक प्रकार से निवासीय दुर्ग नहीं था, क्योंकि जो शासक हुए उन शासकों ने अपना निवास आमेर का दुर्ग बना रखा था। आमेर के दुर्ग में वो निवास करते थे, और आमेर के पश्चात उन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी जयपुर, जो सवाई जयसिंह ने बनाई थी जयपुर, और उस जयपुर में उन्होंने अपने निवास के लिए विभिन्न प्रकार के महल बनवाए थे। फिर वो यहाँ पर स्थानांतरित हो गए थे, और उससे पहले वो आमेर रहा करते थे। तो आमेर के महल में रियासत काल में राजाओं का निवास हुआ करता था, लेकिन जो अन्य दुर्ग बनाए वो अन्य कार्य के लिए, जैसे जयगढ़ का दुर्ग जो बनाया गया था, उस दुर्ग का उपयोग ये ढूंढार के शासक जो थे वो रियासत काल में जो विभिन्न प्रकार के कैदी हुआ करते थे उनको कैदियों को रखने के लिए या फिर खजाने को रखने के लिए करते थे। मैंने अभी आपको बताया कि जयगढ़ दुर्ग में विभिन्न प्रकार की सुरंगें बनी हुई थी, और उन्हीं सुरंगों में कहीं ना कहीं जयपुर के जो शासक हुआ करते थे वो अपना खजाना रखते थे। आपको एक बात और बता दूं, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तब उस समय जयगढ़ दुर्ग
पर काफ़ी सर्च अभियान चला था। ऐसा माना गया कि यहाँ पर खजाना छिपा हुआ है। अब खजाना मिला या नहीं मिला ये तो एक रहस्य है, लेकिन फिर भी इस दौरान इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर बहुत बड़ा खजाना छिपा हो सकता है, इस पर सर्च अभियान चलाया गया था। जयबान नामक एशिया की सबसे बड़ी तोप यहीं पर स्थित। जयबान का नाम सुनते ही याद आता है ऐतिहासिक जयगढ़ दुर्ग, क्योंकि इसी जयगढ़ दुर्ग के सबसे ऊंचे भाग पर स्थित है यह जयबान दुर्ग, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप भी कहलाती है। आपको बता दूं कि इस तोप को बनाने के पश्चात एक बार इसका इस्तेमाल किया गया था, वो भी प्रयोग के तौर पर। यहाँ से एक गोला दागा गया था इसी जयबान दुर्ग से, और वो इस जयगढ़ किले से 34 किलोमीटर दूर जाकर चाकसू के पास गिरा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस किले से दागी गई इस तोप से गोला कितनी दूर जाकर गिरा, और ये तोप कितनी महत्वपूर्ण तोप रही होगी। जयबान आज भी इस जयगढ़ दुर्ग में देखी जा सकती है। और अन्य जो तोपें यहाँ पर स्थित है वो है रणचंडी, भैरवी, कड़क बिजली आदि। ये सारी तोपें आज भी आप जयगढ़ दुर्ग में देख सकते हैं। पर्यटकों के लिए भी ये खुली रहती है। समूचे भारत में यही एक दुर्ग है जहां तोप डालने का संयंत्र लगा हुआ है। शायद इसी कारण से यहाँ पर तोपें ढाली जाती थी, तोपें बनाई जाती थी। जो ये तोपों के नाम आपने देखे, जयबान, रणचंडी, भैरवी, कड़क बिजली आदि, सारी की सारी तोपों का निर्माण यहीं पर जयगढ़ दुर्ग के भीतर ही किया गया। इसलिए समूचे भारत में यही एकमात्र ऐसा दुर्ग था जहां पर तोप डालने का संयंत्र आज भी लगा हुआ। यहाँ आज भी शाही ध्वज लहराया जाता है। भले ही राजशाही समाप्त हो गई हो, भले ही लोकतंत्र की स्थापना हो गई हो, भले ही रियासतें अब नहीं रही हो, लेकिन जयपुर रियासत का झंडा, शाही ध्वज आज भी जयगढ़ दुर्ग पर फहराया जाता है। जब आप यहाँ पर एक बुर्ज बनी हुई है जिसको दिया बुर्ज कहते हैं, इस दिया बुर्ज पर देखेंगे तो आज भी जयगढ़ दुर्ग पर इनकी रियासतकार का झंडा फहराता हुआ मिलेगा। यह दुर्ग उत्तम जल संरक्षण तकनीक हेतु प्रसिद्ध है। इस दुर्ग के भीतर जल संग्रहित करने की तकनीक बनाई गई, यानी कि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय के लिए भी पानी को सहेज कर रखा जा सकता है। अगर आकस्मिक परिस्थिति पैदा हो जाती है तो इस पानी का उपयोग पीने के लिए, जनता के लिए, राज परिवार के लिए किया जा सकता था। चील का टीला, जिसे ईगल पहाड़ी कहा जाता है, पर आमेर दुर्ग एवं मावठा झील के ऊपरी ओर बना हुआ है। चील का टीला, मैंने अभी अपन ने बात की थी आमेर दुर्ग की। आमेर दुर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था कि न तो ये कोई गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है, न ही स्थिल दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि ऊंचे टीले पर बना हुआ है। जिस टीले पर आमेर का किला बना हुआ है उसको चील का टीला कहते हैं। जिस टीले पर आमेर का किला बना हुआ है उसको चील का टीला कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको ईगल पहाड़ी कहा जाता है। और इस ईगल पहाड़ी पर स्थित है आमेर का दुर्ग। और आमेर दुर्ग की तलहटी में ही एकदम पास में बना हुआ है मावठा झील, एक छोटी सी झील है पानी की, जिसमें दिलाराम बाग भी, दिल आराम बाग कहते हैं, दिलाराम बाग उसका अपभ्रंश हो गया। दिलाराम बाग भी स्थित है, मावठा झील और आमेर दुर्ग के ठीक ऊपर मुकुट के रूप में बना हुआ है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग में राजपूताना के समस्त दुर्गों के बुर्जों में सबसे बड़ा बुर्ज स्थित है, जिसे दिया बुर्ज कहते हैं। ये 7 मंजिला है। जो जयगढ़ दुर्ग, अभी मैंने आपसे चर्चा भी की थी कि यहाँ पर एक बुर्ज है जिसे दिया बुर्ज कहते हैं, और इस दिया बुर्ज के ऊपर जयपुर की रियासत का आज भी ध्वज फहराया जाता है। ये दिया बुर्ज 7 मंजिला है, और ये राजपूताना में जितने भी दुर्ग हैं, यानी कि राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं, उन दुर्गों में जो भी बुर्ज है, उन बुर्जों में सबसे बड़ी बुर्ज है। जो भी बुर्जें स्थित है विभिन्न किलों में, उसमें सबसे बड़ी बुर्ज है दिया बुर्ज, और यह दिया बुर्ज 7 मंजिला है जो इस जयगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित है। ये देखिए आप जयगढ़ का किला, और ये आप इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ये है दिया बुर्ज, और इसके ऊपर अगर आप इसको थोड़ा सा वो जूम करेंगे तो आपको इस पर वो ध्वज भी देखने को मिलेगा। ये चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा, और इसकी इस तलहटी, ये जो नीचे की तलहटी है, यहीं पर स्थित है आमेर का किला। तो ये है राजस्थान का राजधानी में स्थित ऐतिहासिक दुर्ग, जो गिरि दुर्ग की श्रेणी में है जयगढ़ दुर्ग। किले के प्रवेश द्वार डूंगर दरवाज़ा नाहरगढ़ की ओर है।
अवनी दरवाज़ा फूलों की घाटी की ओर है, आमेर महल की ओर, दुर्ग दरवाज़ा सागर जलाशय या कृत्रिम झील की ओर। 3 अलग अलग दरवाजे बने हुए। एक को डूंगर दरवाज़ा कहा जाता है, ये नाहरगढ़ की ओर जाते हैं। जब आप आमेर की तरफ जाएंगे तो आमेर से पहले 2 रास्ते निकल जाते हैं। एक रास्ता जयगढ़ दुर्ग की ओर चला जाता है, एक रास्ता नाहरगढ़ की दुर्ग की ओर चला जाता है। तो वहीं पर जो दरवाज़ा है, जब जयगढ़ में प्रवेश करते हैं तो डूंगर दरवाज़ा आता है, नाहरगढ़ की तरफ से जो आता है। फिर एक दूसरा दरवाज़ा आता है अवनी दरवाज़ा। ये दरवाज़ा फूलों की घाटी या आमेर महल की ओर बना हुआ है। आमेर के किले की तरफ जो दरवाज़ा है उसको अवनी दरवाज़ा कहा जाता है। और तीसरा दरवाज़ा दुर्ग दरवाज़ा कहलाता है, जो सागर जलाशय जो कृत्रिम झील है उसकी ओर बना हुआ है। तो 3 दरवाजे इस जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। दुर्ग में विजयगढ़ी, दिया बुर्ज, राम हरिहर मंदिर, काल भैरव मंदिर, कठपुतली घर, जलेब चौक, सुभट निवास जिसे दीवाने आम भी कहा जाता है, खिलबत निवास जिसे दीवाने खास भी कहा जाता है, लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, सूर्य मंदिर, रामोद जी का चौक, आराम मंदिर आदि स्थित है। देखिए एक किले के भीतर, हालांकि ये कोई विशाल किला नहीं है लेकिन फिर भी इस किले के भीतर कितनी चीज़ें स्थित है। पहले आप देखें, इसमें राम हरिहर मंदिर, काल भैरव मंदिर और इसके अलावा लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, सूर्य मंदिर, आराम मंदिर आदि कई चीज़ें बनी हुई है। आराम मंदिर तो वास्तव में कोई मंदिर नहीं है, राजा महाराजाओं के आराम करने का स्थान हुआ करता था। और इसमें विजयगढ़ी नामक एक जगह है। उसके अलावा दिया बुर्ज अभी अपन ने बात की थी, राम हरिहर मंदिर, काल भैरव मंदिर और कठपुतली घर। ये कठपुतली घर देखने लायक है। जब राजा महाराजा जो थे अपने उसके मनोरंजन के लिए कठपुतलियों का नृत्य देखते थे। और आज अगर आप घूमने जाएंगे जयगढ़ दुर्ग में तो आज आपको कठपुतली घर देखने को मिलेगा। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की कठपुतलियाँ रखी हुई देखने को मिलेगी। उसको कठपुतली घर कहा जाता है। एक है जलेब चौक, जहाँ पर राजा महाराजा अपने घोड़ों को खड़ा करते थे। सुबट निवास जिसे दीवाने आम यानी कि आम लोगों के मिलने का स्थान। खिलबत निवास दीवाने खास यानी विशेष लोगों से मंत्रणा करने का स्थान। इसके अलावा अन्य चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये है जयगढ़ दुर्ग। चलिए एक और कर लेते हैं, छोटा सा का है नाहरगढ़ दुर्ग, ये भी जयपुर में है। 3 किले हैं, 3 दुर्ग है, एक आमेर का दुर्ग, एक जयगढ़ का दुर्ग और एक नाहरगढ़ का दुर्ग। तीनों जयपुर में ही स्थित है। ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका नाम सुदर्शनगढ़, सुलक्षणगढ़ भी माना जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, सुलक्षणगढ़ भी कहा जाता है और ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण 1734 ईस्वी में स्वाई जयसिंह द्वारा करवाया गया और इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया राम सिंह द्वितीय ने। यानी कि जो नाहरगढ़ का किला था, मुख्य किला जो है उसका निर्माण 1734 ईस्वी में स्वाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया, जिन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की थी उन्हीं जयसिंह के द्वारा। और वर्तमान स्वरूप प्रदान किया इसको, जो आज हम देखते हैं उसमें कुछ जो चीज़ें बनी थी वो राम सिंह द्वितीय द्वारा, और उसके बाद जो नवीन चीज़ों का निर्माण हुआ वो सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। नाहर सिंह बोमिया के नाम पर इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ पड़ा। कहा जाता है कि नदी है जैसा कि मेहरानगढ़ दुर्ग के साथ जुड़ी हुई है, और इसके साथ भी है कि नाहर सिंह भोमिया यहाँ पर कोई तांत्रिक हुआ करता था। और जब ये किले का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो भी किला बनाया जाता, जो भी निर्माण कार्य करवाया जाता, अगले दिन सुबह वो सारा सारा गिरा हुआ मिलता था। तो इस तांत्रिक के नाम पर, इसको खुश करने के लिए इसके नाम पर इसका नाम रखा गया, तांत्रिक को मनाया गया, तब जाकर इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। तो नाहर सिंह भोमिया नाम के आदमी के नाम पर इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ पड़ा था। किले का निर्माण मराठों से सुरक्षा हेतु करवाया गया। हम ये जानते हैं कि जय सिंह ने मराठों को आमंत्रित किया था बूंदी के झगड़े के निपटारे के लिए। फिर मराठे राजस्थान में आ गए थे और फिर मराठों ने राजस्थान को, विशेष रूप से राजस्थान के जो ये इधर की रियासतें थी उनको खूब लूटा था। और हम ये भी जानते हैं कि स्वाई ईश्वरी सिंह और स्वाई माधो सिंह जो दोनों भाई थे, इनके बीच में जो सत्ता का संघर्ष चला था, उस सत्ता के संघर्ष में मराठे बीच में आए थे। मराठों ने जयपुर को भी जी भरकर लूटा था। तो मराठों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वाई जयसिंह ने इस किले का निर्माण कराया था। तो मुख्य उद्देश्य इस किले के निर्माण का था मराठों से सुरक्षा प्रदान करना।
सवाई माधव सिंह द्वितीय ने अपने 9 पासवानों प्रेषियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। सवाई माधव सिंह द्वितीय, जिन्होंने सवाई माधोपुर नामक कस्बा बसाया था, ईश्वरी सिंह की आत्महत्या के पश्चात सवाई माधो सिंह जो जयपुर के शासक बने थे, इन्होंने अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए, 9 पासवान या 9 प्रेषियां कहा जाता, 9 प्रेमिकाओं के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे, और जिसमें 4 महल इस तरफ, 4 महल इस तरफ और 1 महल एकदम सामने था, और 9 के 9 महल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। सवाई माधो सिंह एक समय में किसी भी महल में प्रवेश कर सकते थे, किसी भी महल में जा सकते थे, हालांकि कोई दूसरा वहां पर नहीं जा सकता था। इसलिए सवाई माधो सिंह ने अपनी प्रेमिकाओं के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण यहाँ पर करवाया था। ये देखिए, ये है नाहरगढ़ का दुर्ग, और ये जयपुर के मुकुट के रूप में जैसे ही आप जयपुर में प्रवेश करेंगे, आपको दूर से ही एक किला निर्माण दिखाई देगा। जयपुर में जब आप SMS हॉस्पिटल के सामने से, अल्बर्ट हॉल के सामने से उधर से देखते हैं, तो सामने एक किला आपको पहाड़ी के ऊपर नजर आता है, और यही वो किला है जिसको हम नाहरगढ़ के नाम से जानते हैं। ये प्राचीन पुराना टाइप का है, और ये नया वाला है जो 9 एक जैसे महल जो मैं बता रहा हूँ, जो सवाई माधो सिंह ने बनाए थे, एक जैसे 9 महल, ये पीले रंग के बने हुए, जो अपनी प्रेमिका के लिए सवाई माधो सिंह ने बनाए थे, और इनका जो निर्माण था वो सवाई जय सिंह के द्वारा, सवाई राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसकी आकृति जयपुर के मुकुट के समान है। जयपुर के मुकुट के समान इसलिए लगता है कि दूर से ही आपको जयपुर में प्रवेश करते ही जो नजर आता है पीले रंग से दिखा हुआ, तो वो लगता है नाहरगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग की तलहटी में जयपुर के कछुआ शासकों की छतरियां स्थित, जिन्हें गेटोर की छतरियां कहा जाता है। इसी नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में जब आप नाहरगढ़ दुर्ग से नीचे तलहटी की तरफ झांकेंगे, तब आपको पूरा जयपुर का विहंगम दृश्य नजर आएगा, पूरा जयपुर दिखेगा वहां से, और एकदम तलहटी में लोगों के मकान बने हुए, जो लोग वहां पर रहते भी हैं। और इसी दुर्ग की तलहटी में एक तरफ बना हुआ है गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरियां जो जयपुर के कछुआ शासकों की छतरियां हैं, इनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाता था, और जहाँ पर अंतिम संस्कार होता था वहाँ पर इनकी छतरियां बना दी जाती थी। इसलिए इसी नाहरगढ़ किले की तलहटी में स्थित है जयपुर के कछुआ शासकों की छतरियां गेटोर के नाम से। तो ये है आज के दुर्ग। अपने बात की आज के दुर्ग में प्रमुख रूप से एक तो जयगढ़ दुर्ग की, एक बात की अपन ने नाहरगढ़ दुर्ग की, और एक बात की अपन ने नागौर दुर्ग की। आज नागौर, जयगढ़ और नाहरगढ़। अगली कड़ी में इसको और आगे बढ़ाएंगे, अभी भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बाकी है। आपसे निवेदन है, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।